गुड आफ्टरनून। आज है 5 मार्च और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ संडे को वीकेंड एनालिसिस। वीकेंड एनालिसिस काफी महीनों से कर रहा हूँ और मेरा ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल सा है कि मैं अपने लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं अपने स्ट्रक्चर, अपने थॉट प्रोसेस को एक स्ट्रक्चर देके एक वीडियो रिकॉर्ड करके छोड़ देता हूँ ताकि नेक्स्ट वीक में मेरा मार्केट का क्या पर्सपेक्टिव है वो मुझे पता रहे। इनफैक्ट मैं सबको एडवाइस करता हूँ ये कि अपना वीडियो रिकॉर्ड करना चालू करो। जरूरी नहीं कि दूसरों के लिए करना है, अपने लिए करो ताकि अपना आपको आप बार बार रिवाइज कर सको। सो आई होप यू विल आल्सो स्टार्ट रिकॉर्डिंग वीडियो द वे आई एम डूइंग। बहुत इजी हो गया आजकल, लैपटॉप लो, लाइव करो, जूम के अंदर में रिकॉर्ड कर लो और उसके बाद फाइल को अपलोड कर दो। बहुत ही सिंपल हो गया एक्सरसाइज। एनीवेज, चलिए मार्केट की चर्चा करते हैं। व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट राइट नाउ एंड व्हाट काइंड ऑफ positions or what kind of participation we can do in the market. Before I do a screen sharing, let me give you a perspective here कि क्या हो रहा है। So US जो कि प्राइमरी ड्राइवर है फाइनेंशियल मार्केट्स का ग्लोबली, तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है फेड। और फेड का एक मार्केट को लेके एस्टिमेट्स होते हैं। मार्केट के लेके एस्टिमेट्स मतलब खाली इक्विटी मार्केट नहीं, बट एक्चुअल में सबसे बड़ा मार्केट दुनिया में है वो मनी मार्केट। और जो फेड का इंटरेस्ट रेट्स का एक एस्टिमेट होता है दैट इज ड्रिवन बाय इन्फ्लेशन। और वहां पे कई बार कॉन्ट्रोडिक्टरी बातें फेड कर देती है कि जैसे इन्फ्लेशन उनको लॉन्ग टर्म में 2% में कंट्रोल करना है, लेकिन अभी रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वहां पे कुछ ना कुछ होता रहता है जिसके कारण कमोडिटीज की जो ओवरऑल सप्लाई डिस्ट्रप्शन है उसमें वापस से कुछ ना कुछ एक्टिविटी आती रहती है जिसके इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आता है। बट इन्फ्लेशन जो है इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। इन्फ्लेशन ये हमेशा बेस अपना चेंज करता है। तो सपोज आज जो इन्फ्लेशन है, अगर मैं कल इन्फ्लेशन को निकालूंगा तो वो आज जो बढ़ा हुआ प्राइस है उसको कंसिडर करता है कल का परसेंटेज निकालने के लिए। स्वाभाविक से बात है, बिकॉज जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे चेंज इन द प्राइस इज इन्फ्लेशन। तो बेस चेंज होने के कारण इन्फ्लेशन का जो परसेंटेज है उसमें एक नेचुरल सा डिक्लाइन होता है। तो इन्फ्लेशन का कर्व ऐसे वर्क करेगा, अचानक से बढ़ेगा कोई रीजन से, फिर ये फ्लैट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। फिर कोई रीजन आएगा, फिर अचानक से बढ़ेगा, फिर फ्लैट हो जाएगा। तो कभी भी इन्फ्लेशन ऐसा नहीं होती, ये ऐसे ऐसे मूव करती है। सो यूएस फेड जो है वो इन्फ्लेशन को बहुत क्लोजली ट्रैक करता है। इनफैक्ट सारे सेंट्रल बैंक्स इन्फ्लेशन को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। तो अगर इन्फ्लेशन का कंसर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मॉडरेट हो जाता है बिकॉज ऑफ द बेस इफेक्ट, देन ऑब्वियसली एक पुश टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट थोड़ा मॉडरेट हो जाता है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन में रिलेशनशिप ये है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो वो इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ाते हैं ताकि एक नेचुरल डिमांड जो है वो कम हो जाए। और डिमांड कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली कमोडिटी के प्राइसेस जो डिमांड लेड होते हैं उन पे एक लगाम लग जाती है। अगर लगाम लग गई तो बहुत अच्छी बात है कि जो पेस ऑफ इंक्रीज इन प्राइसेस है, जो इन्फ्लेशन हायर परसेंटेज में चला जाता है, उस पर कंट्रोल हो जाता है। तो फेड का भी प्रॉब्लम ये है कि वो इस पेस को प्रॉपरली जज नहीं कर पा रहे। ऑल्दो उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए थे, उन्होंने एक अकोमोडेटिव स्टांस को कंटिन्यू रखा। प्रॉब्ली इंटरेस्ट रेट्स 25 बेसिस पॉइंट शायद और बढ़ा दे मार्च के अंदर में, अप्रैल में। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन था ना कि अब वो लोग नहीं बढ़ाएंगे, धीरे धीरे मार्केट बोल रहा है कि नहीं भाई, को भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी भी जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं वो कंटिन्यूड है। तो हो सकता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में ना रहे, हो सकता है इंटरेस्ट रेट्स और भी बढ़ेंगे। तो पहला हाफ के अंदर में तो क्लैरिटी थी कि मार्केट अच्छा नहीं करेंगे, पर अब धीरे धीरे जैसे जैसे पहला हाफ खत्म हो रहा है वैसे वैसे एक वापस से फीलिंग आ रही है कि अरे यार, हो सकता है कि मार्केट रिकवर ना करे। तो ये जिट्रीनेस चल रही है मार्केट में। तो चलिए डेटा ड्रिवन अपने डिस्कशन करते हैं तो और बेटर अपने बात कर पाएंगे। तो स्क्रीन शेयरिंग में करता हूँ और मैं अपना वीडियो बंद कर देता हूँ ताकि मैं आपको पूरा स्क्रीन अपना दिखा सकूं। सो लेट्स डू द स्क्रीन शेयरिंग है। तो ये वीकेंड एनालिसिस जब से हमने रिलीजियसली किया है एवरी वीकेंड, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक सेंटिमेंट स्कोर आपको दिखाऊं कि क्या हो रहा मार्केट के अंदर, उसका सेंटिमेंट क्या बोल रहा। तो 12 फेब को 14 था, 19 फेब को 15 था। तो मुझे अच्छा सेंटिमेंट लग रहा था मार्केट में जब मार्केट थोड़ा रिकवरी दिखा रहा था। बट उसके बाद मार्केट ने बहुत ही गलत डायरेक्शन लिया और सेंटिमेंट काफी वीक हो गया मार्केट का। तो टेक्निकली इतने वीक सेंटिमेंट में मार्केट में पोजीशन बिल्ड नहीं करने में समझदारी है। तो आज देखते हैं 5 मार्च को ये सेंटिमेंट्स क्या बोल रहे हैं। सो लेट्स रिविजिट ऑल दीज ग्लोबल मार्केट। सो सबसे पहले चार्ट खोल लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स का।
सो ग्लोबल मार्केट मतलब डॉलर इंडेक्स 105 के लेवल पे यहाँ पर देखे ऑलमोस्ट खड़ा है। और इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स जो कि डॉलर इंडेक्स को बेसिकली मिरर इमेज करता है, तो क्योंकि डॉलर इंडेक्स 105 के रेजिस्टेंस के नीचे जाने का एक व्यू बना रहा है, मैं ये कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ बिकॉज ये 105 एक क्रिटिकल लेवल तो है ही, अगर इसके नीचे है तो ये अच्छी बात है। तो इमर्जिंग मार्केट के अंदर में बाइंग आई। और निफ्टी के अंदर में जो एक सेलिंग आई थी बिकॉज डॉलर काफी अच्छे से रिकवर किया था नीचे से, तो निफ्टी, और निफ्टी में अडानी का एपिसोड भी आया था यहाँ पे, तो निफ्टी में सेलिंग वाज फार फार मोर देन द सेलिंग इन इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। तो निफ्टी डिवाइडेड बाय इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स अगर हम देखेंगे तो निफ्टी के अंदर में सेलिंग वाज फार मोर। ये देखिए पूरा फॉल दिख रहा है। तो हल्का सा रिकवरी आया, बट ओवरऑल निफ्टी वीजा विज इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स इज डेफिनेटली वीक। तो अभी ग्लोबल मार्केट को खाली मैं एक व्यू के लिए यूज करूं तो 10 ईयर यील्ड का अगर यूएस का देखा जाए और डॉलर इंडेक्स को देखा जाए तो 10 ईयर यील्ड का ऊपर की तरफ है। फ्राइडे को इसके अंदर में एक कैंडल बना, रेड कैंडल, क्योंकि अगेन ये वॉलेटिलिटी रहेगी क्योंकि एक अनसर्टेनिटी है, दुनिया को नहीं पता लग रहा है कि इन्फ्लेशन क्या रूप में क्या होने वाला है। तो मार्केट भी काफी वॉलेटाइल है, देखिए कैसे 10 ईयर यील्ड का वॉलेटाइल है। तो ओवरऑल वॉलेटिलिटी इन द मार्केट्स विल रिमेन इन द बॉन्ड मार्केट, बट इन इंडियन इक्विटी मार्केट वॉलेटिलिटी जो है वो काफी कम हो गई है। देखिए विक्स जो कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स है इंडिया का, ऑलमोस्ट 12% है, मतलब इट इज लाइक टू लो लेवल फ्रॉम दी ओवरऑल मार्केट पर्सपेक्टिव। तो वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है इवेंचुअली, बट कब बढ़ेगी पता नहीं है। जब मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ अच्छा ब्रेकआउट देगा या नीचे की तरफ क्रैश होगा, चांसेस तो ऊपर की तरफ ही है, बट अभी डेफिनेटली देयर इज नथिंग इन द मार्केट विच विल गिव अस अ क्लियर कट डायरेक्शन। सो ग्लोबल मार्केट्स का अगर हम व्यू देखें तो जो अपन लोगों ने थोड़ा नेगेटिव कर दिया था बिकॉज डॉलर अब खड़ा हो गया एंड यूएस मार्केट्स भी थोड़े रिकवर कर रहे हैं, तो ये जो दो ग्लोबल मार्केट्स हो गया था ये हमें प्रॉब्ली ग्लोबल मार्केट्स को 3.5 कर लिया। ठीक है, प्राइस एक्शन निफ्टी का, निफ्टी जैसा कि मैंने कहा ये ऑलमोस्ट अपने 200 मूविंग एवरेज के आसपास खड़ा है। निफ्टी का 200 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है करीबन 17,592 एंड एग्जैक्टली उसी लेवल पे फ्राइडे में क्लोजिंग हुई है। तो ये देखने वाली बात है कि ये स्ट्रेंथ निफ्टी में बरकरार रहती है कि नहीं रहती है। अगर मैं आवली चार्ट देखूं, देखिए ये निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी है, ये मिड कैप है, स्मॉल कैप है, तो आवली चार्ट में बैंक निफ्टी तो बहुत स्ट्रांग है और वो लीड कर रहा है, और मिड कैप और स्मॉल कैप में भी रिकवरी आई है। और ये अडानी का जो एक थोड़ा सा एक पॉजिटिविटी आई है ना अडानी में कि बाहर के किसी GQG इन्वेस्टर ने उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो दैट हैज गिवन अ पॉजिटिविटी इन द मार्केट। सो मे बी मार्केट may recover further from here, but I don't know whether that recovery will be sustainable for a longer period of time. तो ये मतलब from a resistance perspective there are many hurdles in the market here. So my rating from the market perspective will again be करीबन से 3.5, मतलब बहुत ज्यादा तेजी भी नहीं है और ऐसी कोई बहुत ज्यादा मंदी वाली बात नहीं है, तो बट या मे बी 2.5 कर सकते हैं। मार्केट ब्रेथ स्टडी अगर हम लोग करें, सो लेट्स गो टू मार्केट ब्रेथ। ओवरऑल मार्केट ब्रेथ काफी सोल्ड लेवल पे था, देखिए यहाँ पर सोल्ड था, तो मार्केट जब भी इस तरह का सोल्ड ओवर सोल्ड जोन में चला जाता है मार्केट तो एक रिकवरी आती है। तो 17,300 से 17,600 के लेवल पे आ गया, तो मॉडरेट रिकवरी है। तो आई थिंक अभी भी रेड तो है, दैट मीन्स ओवर सोल्ड जोन पे है मार्केट। तो फ्रॉम अ ब्रेथ पर्सपेक्टिव आई थिंक अगेन मैं 3.5 या 3 का रेटिंग देता हूँ। रिकवरी के चांसेस ज्यादा है रादर देन फॉल के। डेरिवेटिव्स का डेटा अगर हम लोग स्टडी करें, सो लुक एट दी डेरिवेटिव्स डेटा कि एफआईज ने अभी पोजीशन क्या बिल्ड कर रखी है। सो डेरिवेटिव्स डेटा ये बताता है कि काफी अच्छा खासा शॉर्ट था जो उन्होंने फ्राइडे को काटा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है कि अचानक से पोजीशन जो है वो कम हुई। और अगर मैं निफ्टी का ओआई का डेटा स्टडी करूं, तो निफ्टी निफ्टी के अंदर में अपने चलते हैं, ऑप्शन चेन के अंदर में स्टडी चलते हैं। तो निफ्टी का ऑप्शन चेन का मैं स्टडी करूं तो सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है पुट ऑप्शन में 17,500 के पुट ऑप्शन, और ऊपर कॉल के अंदर में 18,000, 17,900,
17,800, देखिए कंसिस्टेंट सारे कॉल में ओआई खड़े हैं। तो कॉल सेलिंग तो अच्छा खासा है। और अगर चेंज इन ओआई देखें तो पुट के अंदर में 17,500 के पुट में काफी बिल्डअप हुआ है, 17,600 काफी बिल्डअप हुआ है, और ऊपर में हल्का हल्का कॉल में बिल्डअप है। नीचे इधर में पुट में, इधर हल्का हल्का कॉल में बिल्डअप है। तो ओवरऑल मार्केट का रेंज देखें तो ऊपर के लेवल पे काफी कॉल में सेलिंग है, नीचे के लेवल पे पुट में 17,500 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो आप मान लीजिए कि मार्केट 17,500 के तो नीचे नहीं जाना चाहिए, और ऊपर में जो लेवल है वही 18,000 का लेवल है। तो ये मोटा मोटी ये लेवल के अंदर में ही मार्केट रहेगा। और डेरिवेटिव्स में क्योंकि रिकवरी आ गई, तो एक आप कह सकते हैं कि भाई ये 3 का मार्केट हो गया। तो ये जो 11.5 था, ये अब बढ़ के 12 हो गया। ठीक है ना? तो इसका मतलब मार्केट ओवरऑल देखा जाए तो मतलब रेंज बाउंड ही रहेगा, बहुत ज्यादा मार्केट में एक्टिविटी नहीं होगी। बट हाँ, बैंक निफ्टी में काफी स्ट्रेंथ है। तो मैंने कई वीडियो बनाए थे लास्ट वीक जिसमें मैंने कहा था बैंक निफ्टी प्लस और निफ्टी माइनस, सो दैट स्ट्रेटेजी इज वर्किंग क्वाइट वेल इन इन मार्केट राइट नाउ। अब अपने चलते स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं कि स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे किस स्टॉक्स पे दिमाग लगाना चाहिए। तो मैंने आपको लास्ट वीकेंड में बताया था चार्ट पैटर्न के बारे में, और चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इट रियली वर्क्स क्वाइट वेल। इनफैक्ट मैंने क्या कर रखा है, चार्ट पैटर्न को मैं डेली चार्ट के हिसाब से देखता हूँ, और मैं अपने वीकली चार्ट्स के अंदर में अलग तरह के स्टॉक्स निकालता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालता हूँ। तो अगर मैं चार्ट पैटर्न वॉचलिस्ट को ही देखूं तो ये सारे स्टॉक्स है जो चार्ट पैटर्न वॉचलिस्ट से मैंने निकाल रखे हैं, जो कभी न कभी किसी न किसी लेटेस्ट चार्ट पैटर्न में जो आए। और उसका लॉजिक बहुत सिंपल है कि भाई कोई भी स्टॉक चार्ट पैटर्न में आता है, जैसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर में अभी इन्फोसिस है। तो इन्फोसिस का पैटर्न क्या है, ये देखिए, ये शॉर्ट साइड में चला गया इन्फोसिस का। तो अगर मैं एफएनओ में ट्रेड करता हूं तो आई कैन ट्राई डूइंग सम शॉर्ट, बट मुझे आरएस भी देखना पड़ेगा, आरएसआई भी देखना पड़ेगा। तो आरएस आरएसआई भी मोटा मोटी वीकेस्ट टोन में ही है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो दिस कुड बी अ शॉर्ट कैंडिडेट, बट शॉर्ट में हमेशा ध्यान रखिएगा रिस्क ज्यादा होता है। क्रिसिल का देखिए, ये चार्ट पैटर्न में आया था तो काफी स्ट्रॉन्ग क्रिसिल का चार्ट है, और आरएस भी इसका स्ट्रॉन्ग है। तो क्रिसिल इज अ गुड स्टॉक। तो इसके अंदर में हल्का हल्का पोजीशन या बिल्डअप विद स्टॉप लॉस ऑफ लो ऑफ दिस कैंडल, इस कैंडल का लो का स्टॉप लॉस पे आदमी काम कर सकता है। तो मेरा मेरा मॉडल ये रहता है कि चार्ट पैटर्न में स्टॉक आ गया तो वो आपको एक पैटर्न दे दिया जिसमें आपको स्टॉक भी दिख गया, स्टॉप लॉस भी दिख गया, और टेक प्रॉफिट भी दिख गया। टिपिकली क्या होता है कि ये चार्ट पैटर्न में स्टॉक आया तो इस दिन आया, तो मैं इस दिन लूंगा, और इस कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस होगा और टेक प्रॉफिट होगा 2 टाइम्स ऑफ द एब्सोल्यूट स्टॉप लॉस होगा, मेरा टेक प्रॉफिट होगा। टिपिकली इसका सक्सेस रेशियो इज 60 to 65%। और हम अगर 1:2 का ये मेंटेन कर लें तो ऑब्वियसली हम इसमें पैसा बनाएंगे, बिकॉज आपका मनी मैनेजमेंट इज फेवरेबल। सो इवन इफ यू आर रॉन्ग 4 times out of 10, you still make money in the market. तो चार्ट पैटर्न कैन बी वेरी एक्साइटिंग। लुक एट दीज स्टॉक्स जिनमें चार्ट पैटर्न आए थे, और कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ देखिए इन स्टॉक्स में। फिनोलेक्स केबल, आरएस हैज बीन सो पॉजिटिव, और कॉन्स्टेंटली ये पॉजिटिव ही रहा है, और चार्ट पैटर्न में भी आया हुआ है। तो ये देखिए कॉन्स्टेंटली इसके अंदर में बाइंग आ रही है। फिर एस्टर डीएम स्ट्रॉन्ग स्टॉक, देख पा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग स्टॉक मूविंग एवरेजेस के ऊपर, इस लेवल के ऊपर में जब जाएगा तो इसमें अच्छी खासी बाइंग आनी चाहिए। तो दिस इज अ गुड स्टॉक टू फॉलो, टू ट्रैक। एनसी लार्सन एंड टुब्रो फाइनेंस होल्डिंग, स्ट्रॉन्ग स्टॉक, अगेन चार्ट पैटर्न में आया हुआ है, बट आई विल ओनली बाय व्हेन इट क्रॉसेस दिस लेवल। ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है इसके ऊपर में जाए तो मैं बाइंग करूंगा। देन दिस स्टॉक गोदरेज कंज्यूमर, ये स्ट्रॉन्ग है, 2 आवरली में थोड़ा वीकेस्ट ट्रेंड दिखा रहा है, तो मैं इसको अवॉइड करूंगा। लेट्स सी दी अदर स्टॉक जो गिरे हैं। अब शी सीमेंट है, वो भी चार्ट पैटर्न पे आया हुआ और वो गिरा है, बट आई थिंक दिस स्टॉक डेफिनेटली शुड नॉट बिकम अ वीक स्टॉक। स्ट्रक्चर देख के लग रहा है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है। क्रिसिल जो कि चार्ट पैटर्न में इतना स्ट्रेंथ दिखा रहा है, अभी भी स्टॉक के अंदर में स्ट्रेंथ है। तो आई विल नॉट बी इन अ हरी टू स्क्वायर अप माय ट्रेड, माय स्टॉप लॉस इज देयर एंड आई विल कैरी दिस ट्रेड। तो ये तो हो गया मेरा तरीका चार्ट पैटर्न को यूज करके डेली चार्ट के हिसाब से काम करना। फिर दूसरा तरीका मेरा वीकली। वीकली स्टॉक्स टिपिकली वो स्टॉक्स होते हैं जो जो स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो काफी टाइम तक जिनमें मोमेंटम है स्ट्रेंथ का। तो एक कॉम्बो स्कैन है जो मैं यहाँ पर बना रखा हूँ, विच इज
पावर ऑफ आर एस स्टॉक। सो ये सारे स्टॉक्स जो है इनमें काफी जबरदस्त पावर है, ये रिलेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। तो इस डेटा को मैं डाउनलोड कर लूंगा, इस पूरा स्टॉक लिस्ट को। सो ओपन करूंगा इसको, फाइल को। सो ये हो गए स्टॉक सारे जो दिस इज ऑलमोस्ट देयर एंड दिस इज परफेक्ट। तो ये परफेक्ट वाले जो स्टॉक है ना, ये मेरे इंटरेस्ट के हैं, तो मैं यहां से यहां ये परफेक्ट वालों को कॉपी करूंगा और मेरे ट्रेडिंग व्यू के अंदर में, क्योंकि मैं ट्रेडिंग व्यू को बहुत एग्जॉस्टिवली यूज करता हूँ फॉर माय चार्ट पर्पस, तो ट्रेडिंग व्यू के अंदर में मेरा पावर ऑफ आरएस एक वॉच लिस्ट बना हुआ है। तो पावर ऑफ आरएस, तो इसको मैं यहां पर स्टॉक्स के लिस्ट को ऐड कर दूंगा। सो दीज आर द स्टॉक्स वेयर आरएस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, और इन स्टॉक्स के अंदर में डेफिनेटली मौका मिलेगा तो मैं उस पर काम करूंगा। सो और मैं लेकिन देखूंगा वीकली बेसिस पे, अगर वीकली में स्ट्रेंथ है और डेली में अपॉर्चुनिटी है बाई करने का, तब मैं इन स्टॉक्स में बाई करूंगा। जैसे एक एग्जांपल के रूप में देता हूँ इंडिया मार्ट। अब इंडिया मार्ट का पार्ट देखिए, वीकली बेसिस पे स्ट्रॉन्ग स्टॉक और डेली के अंदर में भी स्ट्रेंथ है, तो मैं इसके अंदर में डेफिनेटली काम करना चाहूँ, राइट। जैसे सिंफनी, सिंफनी देखिए ये स्टॉक कितना स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वीकली के बाद ही कितना स्ट्रेंथ है और डेली में भी कितना स्ट्रेंथ है। जैसे सेरा, सेरा के बारे में मैंने बात की हुई है। अगर स्टॉकेज सोशल जो हमारे स्टॉकेज क्लब मेंबरों के लिए ओपन है, अगर इसमें मैं आपको दिखाऊं, आई बीन डिस्कसिंग लॉट ऑफ दी स्टॉक्स कंसिस्टेंट बेसिस पे, और वो स्टॉक्स में जहां पर मुझे लगता है अभी भी देर इज अ रूम ऑफ आउट परफॉर्मेंस, तो ये स्टॉक्स यहाँ भी मैं मेंशन करता हूँ। और मैं आज भी आपके सामने भी आपको प्रोसेस भी बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से भी स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये था वीकेंड एनालिसिस दोस्तों, आई होप यू लाइक इट। मेरा मेरा यही प्रयास रहता है कि ओवरऑल आपको प्रोसेस बताया जाए, रादर देन आपको मछली फीड की जाए, आपको मछली पकड़ने का प्रोसेस बताया जाए, ताकि आप इंडिपेंडेंटली मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। और एक और चीज, जो फेस टू फेस फ्राइडे को रिकॉर्ड किया अश्विन के साथ वो देखना है, जो फ्रॉड वाला वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया वो लाइव किया वो भी देखना है। ये सारे कंटेंट जो है मेरे बहुत ही सोच समझ के और विद अ क्लियर इंटेंट ऑफ गिविंग यू इमेंस लर्निंग नॉलेज पावर, और कोई इंटेंशन नहीं है। सो आई होप यू गोइंग टू यूज इट। बाकी स्टॉकेज, स्टॉकेज प्रो, स्टॉकेज क्लब, स्टॉकेज क्लब के अंदर में प्रो भी है। सो स्टॉकेज क्लब की मेंबरशिप के लिए मैं हमेशा आपको बोलूंगा कि आइए, जुड़िए मेरे साथ, मेरी टीम के साथ, और आप वो डिफरेंस देख पाएंगे, वो चेंज देख पाएंगे अपने अंदर, और मार्केट को एनालाइज करने का एक बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव आपके अंदर आए। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट वीक अहेड, बाय बाय।